अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं अनमला हसन और ऐसे प्रिटेंड करते हुए दैट वी आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड खुशहाल मैं हूं इमरान हसन। आरंट यू? मतलब खुश तो कोशिश कर सकते हैं लेकिन रोज नहीं हो सकता। रोज नहीं हो सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और सुबह सुबह जो मूड स्पॉयलर्स होते हैं वो तो आपको लेने भाई ये सारे पैसे इस मुस्कुराहट के हैं जो सुबह सुबह हम लाने की कोशिश करते हैं। इस काम की वजह से उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और थोड़ा सा आप हमारी मुस्कुराहट से अपनी मुस्कुराहट हासिल कर रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी हम आपको दे पा रहे हैं। नहीं तो हम आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेने की भी कोशिश करते हैं ना। हम कोशिश करते हैं कि जो लोगों की एनर्जी है वो हम तक पहुंचे। इट्स वेरी गुड टू एक्सचेंज योर पॉजिटिव एनर्जी। बहुत सारे लोग सुबह सुबह दफ्तर जाते हैं ना या कहीं पे भी वर्क प्लेस पे जाते हैं, अजीब उनका मुंह लटका होता है, घर की परेशानी ऑफिस ले जाते हैं, उनके जहन में बिजली के बिल घूम रहे होते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए। मैं यही कहने वाली थी कि पाकिस्तान के अंदर बेचारों के दिमाग में सोचे इतनी होती है कि वो मुस्कुराने का क्या सोचा, बंदा अपने ही जोन में चल रहा था। लेकिन स्टिल वैसी बड़ी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है कि लोग जब ऑफिस में भी जाते हैं या सड़क पे भी चलते हुए लोग आपको एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और ये बड़ी अच्छी आदत है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। इधर मुस्कुराओ तो अगला पूछ लेता है भाई कोई मसला ये पाकिस्तान अच्छी बात है, मुस्कुराहट सदका जरूर दीजिए सुबह सुबह। खैर आप कुछ बात कर लेते हैं, आप तक न्यूज भी तो पहुंचानी है। न्यूज शो बरतानवी अखबार ने कल शहबाज शरीफ साहब को से माफी मांग ली और कल शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, जो हमने लिखा था वो गलत था। अपनी वेबसाइट पर बरतानवी अखबार डेली मेल की हम बात कर रहे हैं, वो डेली मेल जिसने इन पे इल्जाम लगाया था कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ फंड्स के अंदर खुर्द-बुर्द की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। उन्होंने कल लिखा है जी हम शहबाज शरीफ साहब से माजरत चाहते हैं। नैब ने शहबाज शरीफ पर कभी सैलाब ज़दगान की इमदाद में खुर्द-बुर्द का इल्जाम आयद नहीं किया, इस बात को तस्लीम करते हैं। डेली मेल ने आपको याद होगा 14 जुलाई 2019 को एक स्टोरी शाया की थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब को निशाना बनाया गया था। बरतानी अखबार की मुआफ़ी पर जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब तो शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनल सादिक और अमीन साबित हो गए हैं। 13 दिसंबर तक सलमान शहबाज के हवाले से अगर खबर आप तक पहुंचाए तो कल कोर्ट के अंदर उनका केस था और उन्हें 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दिया गया। और साथ साथ जो बड़ा रिलीफ है वो ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। बिल्कुल, उनको पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। वकील ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि सलमान शहबाज 2018 से बैरूत में हैं। बाद में मुकदमे बनाए गए। 11 दिसंबर को सलमान शहबाज जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि पेंशन की अदम मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती और एयरपोर्ट से अदालत सरेंडर करने तक सलमान शहबाज को गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा जी, कल बड़े दिनों से ना एक वीरानी चल रही थी सोशल मीडिया पे, कोई नई ऑडियो टेप नहीं आई थी, कल आ गई। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो टेप आ गई और चांदी हो गई उन लोगों की जिनको इस पर कॉमेंट करना बहुत पसंद है। उसमें जी जुल्फी बुखारी साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो कि अहलिया है, साबिका खातून अव्वल हैं, इमरान खान साहब की अहलिया हैं, वो घड़ियों के बारे में बात करते नजर आते हैं। और वो जुल्फी बुखारी साहब को मुबैना तौर पे बुशरा साहिबा कह रही हैं कि कुछ घड़ियां हैं खान साहब की, वो इस्तेमाल नहीं करते तो आप उनको बेच दें। तो वो कहते हैं जी मुर्शिद बेच दूंगा। ये ऑडियो है लेकिन बस ये जो मुर्शद जो लफ्ज है ना, बेच दी उन्होंने, ऐसी बेच दी और बेच के बाहर बनी गाला की सड़कें भी बन गई। सड़क बनी है बनी। हालांकि खान साहब ने खुद बताया कि जो घड़ियां बेच के तोशाखाने से जो पैसे आए थे उससे जो बनी गाला है, उसके बाद जो आम अफराद के लिए भी सड़कें बनती है इस्तेमाल में आती थी वो सड़क बनाई गई है। तो ये ऑडियो टेप्स इमरान कह रहे थे कि रौनक कल लगी रही ट्विटर के ऊपर। वही बात है कि लोगों को मौका चाहिए था, चाहे वो ऑपोजिशन है या हुकूमत है, हर कोई इस मामले में बढ़ चढ़ कर कॉमेंट कर रहा था। लेकिन ये जो घड़ियों वाला मामला है बड़ा ही अब ड्रैग हो रहा है, मतलब हर जगह घड़ी, हर जगह घड़ी। बस जी जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लीजिए घड़ी दो घड़ी, घड़ियों की बहुत गाना याद आ गया घड़ियों की बात। तो ये घड़ी सस्ती घड़ी नहीं थी ना, ये घड़ी बहुत दूर तक जाएगी। ये वो घड़ी है जो कटती नहीं है, जो घड़ी रुक जाती है ना, ये घड़ी का ड्रामा और आगे जाए। पाकिस्तानी को अब मुझे तो डर है कहीं इंतखाबी निशान घड़ी अगर आ गया किसी पार्टी का तो वो क्या करेगी, मतलब घड़ी इतनी मशहूर चीज है, आ भी सकता है, ये आइडिया अच्छा है। हाँ खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। घड़ी की हम बात करेंगे और पॉलिटिक्स को भी डिस्कस हम करते ही रहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप आज नॉकआउट है, दिलचस्प मरहले हैं और दूसरी जाने जो फुटबॉल या फीफा व्यूअर्स हैं उनकी भी आज चांदी है भाई। दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज आज से क्वार्टर फाइनल्स का आगाज हो रहा है। ब्राजील और क्रोएशिया आपस में टकराएंगे एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे कुछ थोड़ी फील आ रही है कि कहीं ब्राजील आज बाहरी ना हो जाए।
बहुत सारे लोगों ने यूं देखा होगा इस खबर को, मुझे हाँ, ना कि वैसे क्या बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। जब ये जो कल वाला जो मैच है ना, इस पे हम बात कर लेंगे। फीफा के आज शुरू हो रहे हैं। सेकेंडली आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच भी है और इस पे भी हमने बात करनी है एज यूजुअल। और स्पेसिफिकली आज के शो में जो सबसे खास बात है वो है कारवां सराय के हवाले से, हमारा फ्लैगशिप शो जिसे कहे वो गलत नहीं होगा, उसके हवाले से आज हमारे पास इन डिटेल, हम क्योंकि बहुत क्यूरियस थे कि शो में क्या होगा, किस तरह का फॉर्मेट होगा, ताहिर साहब के एक्सपीरियंसेस किस तरह से हमारे साथ शेयर होंगे। सो इस पे हमने इन डिटेल बात करनी है आगे नेक्स्ट आवर में, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास बहुत कुछ है। तो अभी सबसे पहले आपको बता देते हैं बड़ी खबर में स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स में ओबियसली आपने कहा, कह ही दिया, बल्कि आपने मुल्तान के अंदर आज दूसरा मैच शुरू हो रहा है, दूसरा टेस्ट मैच। लेकिन बुरी खबरों पे बुरी खबर पाकिस्तान के पेस अटैक के हवाले से है। पहले शाहीन शाह गए, फिर हारिस गए और कल नसीम शाह भी चले गए। अब मतलब मुल्तान वाले तो महरूम रहेंगे बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट देखने से, अगरचे के पेस बॉलर्स हैं, लेकिन मेन अटैक तो हमारा नहीं है ना, लोग जिनको देखने के लिए आते हैं। तो मुल्तान स्टेडियम में ये मैच होना है, वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, इस पे भी हमने बात करनी है। कल कैप्टन बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा जी विल नॉट कैरी दैट डिफीट विद अस, हम नए माइंडसेट के साथ जाएंगे और बाउंस बैक करेंगे। पहले मैच हमारे हाथ में था, लेकिन हमने गलतियाँ की। फिर मेन फोकस उन्होंने वंस अगेन पुट किया ऑन स्पिनर्स, बिकॉज विकेट के हवाले से कहा जा रहा है कि स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी और मोहम्मद यूसुफ मुसलसल उसकी निगरानी कर रहे हैं जो पाकिस्तान के कोच हैं, और बाबर आजम की भी कंसल्टेशन शामिल है। सो देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम के वजीर आजम हैं जो बाबर आजम, वो क्या करते हैं, वो टीम को कैसे खिलाते हैं। दूसरी जाने वी हैव द एनालिसिस, वी हैव द लाइव रिपोर्ट एज वेल कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे मुमताज साहब और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों से हम बात कर लेते हैं। मुल्तान के अंदर ये दूसरा जो टेस्ट मैच है वो होने वाला है, इसी हवाले से अपने नुमाइंदे से पहले जान लेते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया मुमताज साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, और सलीम खालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, आपसे बात करने से पहले हम जरा मुमताज साहब से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं जो मुल्तान स्टेडियम के बाहर क्या है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज दूसरा टेस्ट मैच है, मुल्तान इसको होस्ट करने जा रहा है। अब मुल्तानी जो है वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस मैच को देखने की? जी बिल्कुल, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये दूसरा टेस्ट मैच जो है उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों टीमें इस भरपूर सिक्योरिटी हिसार में उनको यहाँ लाया गया, ज़बरदस्त तरीके से उनका यहाँ इस्तकबाल किया गया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को खूबसूरती से सजाया गया है। मुल्तान की स्टेडियम की तरफ आने वाले रूट्स को और पूरे मुल्तान शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान जो होने वाला मैच है वो बहुत जानदार और कांटेदार होगा, क्योंकि पिछले मैच में रिवायत से हटकर जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम है वो रिवायत से हटकर बहुत तेज खेली और उन्होंने पहली इनिंग्स में 657 रन किए 101 ओवर में 6.37 की एवरेज से, और जबकि दूसरी इनिंग्स में उसने उनसे भी ज़्यादा तेज खेला और 264 रन किए उन्होंने 7.5 की एवरेज से। और इस तरह उन्होंने मैच में 343 रन का जो टारगेट दिया पाकिस्तान को, वो एक बहुत ही दिलेराना टारगेट था। अच्छा न्याई साहब, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है और पीछे भी आपने देखा, हमने वीरानी नजर आ रही है, तो ये सोहन हलवा नहीं पहुंचेगा फिर ग्राउंड तक मुल्तान का? नहीं, तमाशाई भी यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट में जुनून है क्रिकेट देखने का। नहीं, वो सोहन हलवा सौगात है ना मुल्तान की, तो बेन स्टोक्स वगैरह सोहन हलवा खाने से महरूम रह जाएंगे, इसका मतलब ये है मुल्तानी। नहीं, यहाँ पर बेन स्टोक्स और उनकी टीम ने बहुत अपने साथ जो लाए हुए कुक्स के अलावा पाकिस्तानी खाने जो है ना वो भी खाए हैं, और उसके साथ सोहन हलवा जो है वो भी खाया और उसकी बड़ी तारीफ की है। अच्छा, ओके। बेन स्टोक्स ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी ये बात की कि उन्हें मुल्तानी सोहन हलवा खाने का बड़ा मजा आया, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो डिशेज हैं खासतौर पर देसी डिशेज वो भी उन्होंने खाई, और दोनों टीमों ने बिल्कुल मजा नहीं आया। उन्होंने सोहन हलवा खाया और हमें भी नहीं मिला, ये तो गलत बात हो गई। नहीं साहब, हमारा ऐसा आपके ऊपर है, आपने हमें भिजवाना, ये आपने हमें भिजवाना है, ठीक हो गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में, और ये जो सूरत हाल मुल्तान इसको होस्ट करेगा, पिछले टेस्ट मैच से कुछ अच्छी यादें नहीं है हमारी, तो आपको लगता है कि अच्छे आगाज होगा इस दूसरे मैच का? आप लोगों ने घड़ी की इतनी बात की कि मैं भी घड़ी देखने लगा कि मैच शुरू होने वाला है। तो पहली बात तो ये
न्याजी साहब से ये पूछें कि फॉग की क्या पोजीशन है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि फॉग की वजह से शायद नहीं साहब सुन रहे हैं मैच लेट होगा, आपको। सलीम भाई जैसा बताइए जरा, सलीम भाई का क्वेश्चन है फोक के वाले। यहाँ जी बिल्कुल, यहाँ आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ धुंध जो है ना बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अच्छा। खुशकिस्मती है मुल्तान वालों की और पाकिस्तान वालों की कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और धुंध बिल्कुल छट गई है और टीमें जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही हैं, वार्म अप हो रही हैं और इंतहाई हमें कभी इम्कान है कि मैच इंतहाई बर वक्त शुरू होगा, जबकि हम कल ये खदशात का इजहार कर रहे थे ठीक है, मैच शायद जो है ठीक है, नहीं सब साथ ही रहिए, लेकिन आज बर वक्त शुरू होगा। ओके सलीम भाई कंटिन्यू कीजिए, धुंध तो नहीं है। बिल्कुल, चलें एक अच्छी खबर इन्होंने सुनाई कि धुंध नहीं है, मैच वक्त पे शुरू होगा। एक अच्छी खबर ये होगी कि टॉस का सिक्का जो है वो बाबर आजम के हक में गिरे और वो टॉस जीतकर पाकिस्तान बैटिंग करे, क्योंकि इंग्लैंड का आपने देख लिया, अब तो हलवा भी खा लिया इंग्लैंड ने, तो उसके बाद मुल्तान में अगर पहले बैटिंग उनको मिल गई बड़ा गर्व और होता है। वो भी उन्होंने अगर एक्शन रिप्ले दिखा दिया अगर उन्होंने पिंडी वाला, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और बड़ा स्कोर कर लिया तो फिर इंग्लैंड के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि यार पाकिस्तान ने 500 अच्छा या 550 पिछले किया है, मैच में सलीम खालिद साहब बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था ना, मुझे याद है पहले सेशन में ऑलमोस्ट हमने देखा था को अराउंड अभी 40 ओवर्स नहीं हुए थे तो 250 रन हो गए थे, आपको अगर याद हो 250 के आसपास पहले सेशन बड़े रन बने थे, तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, यूजुअली टेस्ट क्रिकेट में होता नहीं है। इस विकेट को देखते हुए अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या पाकिस्तान को भी उसी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा जो इंग्लैंड का था पिछले मैच में, आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट हम देखेंगे कि 5 डेज गेम है, सुकून से खेलो, रन सेट करो एंड ऑल दैट? इमरान देखिए पहले टेस्ट में तो पहले ओवर में जब 3 चौके लगे थे तो लग रहा था कि भाई आज तो इंग्लैंड अपने अपने स्टाइल में खेलेगा, क्योंकि उनका जो नया स्टाइल है, जो उनके कोच है ब्रेंडन मैककोलम और उनके जो कैप्टन है बैन स्टोक्स, दोनों ने मिलकर एक नई चीज लेकर आए हैं जिसको बैस बॉल का नाम उन्होंने दिया गया है कोच के नाम से मुतासिर होकर। तो उसमें इनकी एग्रेसिव अप्रोच होती है, जो भी सूरत हाल हो, चेस कर रहे हो, पहले बैटिंग कर रहे हो, बस पहले ओवर से जाके ना वो मारधाड़ शुरू कर देते हैं। और मुल्तान की जो पिच है जिसके बारे में रिवायती तौर पर जो है वो बैटिंग के लिए इतनी साजगार होती है कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी इनिंग्स माजी में देखने में आई हुई हैं और मेरा नहीं ख्याल अभी कुछ चेंज होगा। बाबर को उम्मीदें हैं कि स्पिन पिच होगी, लेकिन पिछले मैच के हवाले से भी वही सोच रहे थे कि स्पिन पिच होगी, लेकिन और उस पर अफसोस का भी इजहार किया था कि नहीं बनी, लेकिन खिलाया सिर्फ 1 मिनट था। यहाँ पे भी तवक्कुआत इनको यही है कि शायद स्पिन पिच हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसी भी पिच हो बैट्समैन के लिए साजगार होगी। और पहला दिन जब होता है शुरू में तो थोड़ी बहुत मदद पेसर्स को मिल जाती है, बाद में फिर जो है वो हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि एक और हाई स्कोरिंग मैच जो है उसके मुंतजर रहें, चौके छक्के खाएं, देखें और साथ में चिप्स वगैरह खाएं। मतलब हम फिर वो T10 वाला हिसाब किताब देखने वाले हैं जो इससे पहले होता है। अच्छा सलीम खालिद साहब, दूसरी जानिब आपको क्या लगता है आज के मैच में पाकिस्तानी टीम को लेके क्या स्ट्रेंथ्स हम अपनी यूटिलाइज कर सकें और क्या वीकनेसेस हैं हमारी, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो? अजहर अली भी नहीं है, सो इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान के साथ वो इंजरीज का है। शाहीन शाह अफरीदी पहले इंजर्ड हुए, फिर हारिस ने डेब्यू किया वो इंजर्ड हो गए, अब नसीम के बारे में भी इत्तलात आई है कि वो भी इंजर्ड हो गए। तो हमारे पास तो पेस बॉलर्स जो है वो बिल्कुल ही बातजुर्बेकार बच्चे हैं, होपफुली नसीम खेल जाएंगे। तो ये पेसर्स को इतनी इंजरीज क्यों हो रही हैं ये देखना पड़ेगा। और क्या हमारे पास ये 4-4, 5-5 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद इन लोगों को जो हम टेस्ट में लेकर आ रहे हैं ये कोई वजह है? जो दूसरे बॉलर हैं जो पूरा सीजन खेलते हैं, विकेटें लेते हैं, क्या उनको आजमाना सही नहीं होगा? ये सब चीजें जो है जिन पर मैनेजमेंट को गौर करना पड़ेगा। बाकी ये है कि पाकिस्तान ने अगर बैटिंग की पहले तो पाकिस्तान का जो स्टाइल है वो अपने स्टाइल से खेलेंगे। वो आप छोड़ दें इमरान, आप ये ना समझिए कि पिंडी पे इंग्लैंड ने कहा था तो ये इमाम और अब्दुल्ला शफीक भी बोल लेंगे चलो भाई मैं भी जाके पहले ओवर से मारूं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा। कहेंगे मैं तो अपना इनको, वो तो कहेंगे मैं इनको रुला के वो कहेंगे 5 दिन के पैसे लिए 5 दिन खेलेंगे, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है अच्छा सलीम भाई आप जरा साथ ही हैं तो मैं आपकी इजाजत से जरा कुछ शायकीन की सूरत हाल भी पूछ रहा हूँ। न्याजी साहब जो कि हमारे कोरेस्पोंडेंट साथ हैं, तो उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, न्याजी साहब बताइएगा ये जो कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि पिंडी टेस्ट के तो टिकट्स हमें पता चला था कि तमाम इनक्लोजर के जो टिकट्स थे वो पहले बिक गए थे और बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स था। तो ये जो हमारे मुल्तानी सराइकी पंजाबी जो साउथ बेल्ट के हमारे भाई हैं बड़े क्रेजी हैं क्रिकेट को लेकर और मुल्तान से तो बड़े बड़े इंजमामुल हक जैसे स्टार क्रिकेटर हमने देखा है सामने आए हैं। तो क्या क्रेज है लोगों का, टिकट विकेट बिकी है सारी या नहीं? अभी नहीं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को क्रिकेट देखने का एक जुनून है। यहाँ मुल्तान समेत यहाँ के जनूबी पंजाब के जो 15 से 16 इजला हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं क्रिकेट देखने के लिए। अच्छा। और वो मुल्तान के तमाम होटल तकरीबन बुक हो चुके हैं और आज ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में शायकीन आएंगे क्रिकेट देखने के लिए। बल्कि कल इंग्लिश प्लेयर जो है वो भी हम पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे क्राउड जो है वो किस किस्म का होगा और क्या होगा या नहीं होगा। तो यहाँ उन्हें बताया गया कि यहाँ क्राउड बड़ी तादाद में होता है और बड़ा वाइब्रेंट क्राउड होता है हमेशा। जहाँ जब भी मैचेस हुए हैं, जितने भी मैचेस हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट क्राउड होता है क्योंकि बड़े जोश और खरोश से आते हैं। और क्राउड जो शायकीन क्रिकेट की बसेस वो आना शुरू हो गई हैं और शायकीन क्रिकेट अपने साथ बैनर, पैनाफ्लेक्सेस और अपना झंडे और वो कतबे भी लेके आ रहे हैं। आपने अपने क्राउड की तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी। आपके पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों की रिप्रेजेंटेशन बैठी हुई है। सारे हम सब कहते हैं हमारा क्राउड ज्यादा वाइब्रेंट है, आपने मुल्तान की रिप्रेजेंटेशन देखें। हमारा जो साउथ पंजाब में क्रिकेट है उसके देखने वाले जो हैं वो उनका जोश और खरोश वी लव साउथ पंजाब जी, वी लव द कल्चर, बहुत इसमें कोई शक नहीं है। खैर सलीम भाई, क्राउड के हवाले से तो ओके की रिपोर्ट हमें मिल गई। पिंडी के क्राउड से आप बड़े मुतमईन थे, हमने आपसे पूछा था। अब मुल्तान चुके हैं यहाँ पे, क्या वेदर कुछ इम्पैक्ट करेगा? और ये जो कम लाइट वाला मसला हमें पिछले दिनों में आ रहा था, इसके मुताबिक कोई प्लानिंग हमारी आप देखते हैं कि कम ओवर्स अगर खेले जाने हैं तो उसके मुताबिक हम प्लान करें? बाबर के माइंड में होगा ऐसा? बिल्कुल करना पड़ेगा और बाबर ने सोचा भी होगा क्योंकि हम लोग अब बैकफुट पे आ गए क्योंकि पहला मैच हम हार गए। हमें अगर सीरीज जीतनी है तो अभी हमें दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। अगर एक मैच ड्रॉ भी हो गया तो हमारे लिए फिर जाहिर है कि सीरीज बराबर करने का ही मौका होगा कराची में। तो फिर जब पहले से ये फोरकास्ट है, लोग सब ये बता रहे हैं कि वेदर ऐसे ही है यहाँ पर और धुंध का मसला है और ओवर जाया होंगे। पिंडी में भी आपने देखा होगा 75 ओवर्स होते रहे। यूजुअली 15 ओवर का खेल रोज जाया होता था। इंग्लैंड तो कवर कर लेता था लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी अप्रोच इस तरह से रखनी पड़ेगी कि अगर टाइम जाया हो तो फिर वो इस तरह से कवर करें कि मैच फैसला कुन हो सके। क्योंकि अगर आपको वही बात है कि जो डर गया, मैं इसको थोड़ा बदल के बताता हूँ, जो डर गया वो घर गया। अगर हमको ये अच्छा था। या तो भाई सीरीज आपको जीतनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, या ड्रॉ करनी है तो ठीक है फिर वही मामूल वाला सीन है। उनको अब्दुल्ला शफीक को बोलो बेटा आराम से खेलो, 2 दिन तक कोई मसला नहीं। 5 दिन के ठीक है। अच्छा सलीम खालिद से दूसरी जानिब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर आजम ने भी कल बड़ा उन्होंने लास्ट मैच के हवाले से बात की कि इस बार हम कोशिश करेंगे पूरी और अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे। और दूसरी जानिब इंग्लैंड टीम के कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो बातें हुई उस पर भी हम जरा डिस्कशन कर लें। बिल्कुल, बाबर ने एक चीज और कही कि मैं तनकीद का कोई असर नहीं लेता और मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बाबर नाखुश हैं या उनका इतना मूड अच्छा नहीं है। क्योंकि आपने बैन स्टोक्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी उसमें थोड़ा थोड़ा मजाक भी कर रहे थे और चेहरे से भी हंसी वगैरह भी आ रही थी। थोड़ा सा बाबर संजीदा ज्यादा लग रहे थे। शायद ये कि प्रेशर के ऊपर पड़ा पहला मैच हारने से या क्या हुआ। लेकिन बाबर को मैं यही बोलूंगा दुनिया के नंबर 1 मेरे लिए तो, और हम पाकिस्तानियों के लिए तो बेटर हैं। वो कैप्टनसी में भी अभी सीख रहे हैं तो उनको चाहिए तगड़े रहें। हार जीत तो मिलती रहेगी लेकिन बात वही है कि अगर आप लड़कर हारेंगे या कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो लोगों को नजर आएंगी कि हाँ यार ये कोशिश कर रहे हैं, सब साथ खड़े होंगे। हालांकि तगड़ा रहना चाहिए। अभी तो चेयरमैन के साथ वैसे ही बगलगीर रहते हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर से भी बगलगीर होके आ गए इस्लामाबाद से कुछ 2-3 दिन पहले, तो होना चाहिए। अच्छा चलें क्रिकेट की, चूंकि सलीम भाई बात हुई, क्विकली मौका ना निकल जाए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मैं चाहता हूं उस पर भी जरा आपका कॉमेंट ले लिया जाए। भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज की क्रिकेट है और इतनी अपनी जिसे कहते हैं ना जवाल का शिकार हो चुकी है, जवाल पजीर है कि 2-0 से बांग्लादेश सीरीज मार रहा है और बहुत ही खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल लग रही है इंडियन टीम के लिए। इंडियन टीम किधर जा रही है सलीम साहब? सबसे पहले तो रमीज राजा साहब को जो नैरेटिव था बांग्लादेश ने वो खत्म कर दिया। वो कहते थे कि भाई $1 बिलियन की इंडस्ट्री को हमने हरा दिया, अब तो बांग्लादेश भी हरा रहा है। 2 मैचेस उनको उन्होंने हरा दिए। लेकिन एक बात अगर आप पास्ट का देखें ना तो बांग्लादेश ने इससे पहले भी इंडिया को हराया, ये दूसरी सीरीज उन्होंने हराई है। और बांग्लादेश सही मानों में जो है वो घर का शेर है। वो अपनी स्पिन पिचेस बनाते हैं और उसके बाद जीतते हैं। लेकिन इंडिया के साथ एक मसला ये भी हुआ कि उनके इंजरी बहुत हो गई है प्लेयर्स को। जैसे इस मैच से भी 3 प्लेयर बाहर हुए। रोहित शर्मा जो है खुद उनका अंगूठा टूट गया था और 9वें नंबर पे बैटिंग करने आए और बड़ा मैच उन्होंने बना दिया था पिछला वाला। आखिरी बॉल पे एक छक्का रह गया था, अगर वो लग जाता तो इंडिया जीत भी सकता था। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल जवाल पजीर हुई है।
और उनके मुल्क के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं कि हम लोग पुराने दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे कभी कभी हम लोग अपने पाकिस्तान टीम को भी कहते हैं। तो इंडिया की टीम वो वाली इंडिया की टीम नहीं रही। ये आईपीएल वगैरह के चक्कर में मुसलसल खेल कर उन्होंने अपने आप को मशीन बनाया, प्लेयर्स ने इतने इंजरी मसाइल उनको हो रहे हैं और शायद उनके पास इतना टैलेंट भी नया नहीं आ रहा। तो अब इंडिया को हराना, अब जैसे आपने कहा कि अब बांग्लादेश भी घर पे बुला के इस तरह को पीट पाट के बेचता है, तो अब इतना मसला रहा। एक रीजन ये हो सकती है ना, पाकिस्तान के इतने अच्छे पेस अटैक को या हमारा जो स्पिन अटैक है उसको ना खेलना, या अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलना, अपनी मर्जी के प्लेयर्स को हायर करके आईपीएल जैसे ग्रुप टूर्नामेंट्स के अंदर खेलना एक रीजन हो सकती है। चूंकि एक बात तो तय है सलीम साहब, आप यकीनी तौर पे मुत्तफिक होंगे कि आईपीएल वाले मैचेस का और इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर बहुत फर्क होता है। एक प्लेयर जो आईपीएल में खेल रहा है, चाहे वो जितना बड़ा मैच है, आईपीएल का फाइनल क्यों नहीं है, और एक मैच जो इंटरनेशनली आप खेल रहे हैं उसका प्रेशर फर्क होता है। बिल्कुल होता है। और इंडिया के क्रिकेटर्स का एक मसला मुझे ये भी नजर आया है कि उन लोगों ने अब अपनी जो तरजीहात हैं वो चेंज कर दी है। अब उनकी जो फोकियत होती है वो आईपीएल वगैरह ही होती है कि चलो यार इतना पैसा यहाँ से आ रहा है, जिससे उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जैसे सुनील गावस्कर और ये कपिल देव वगैरह वो क्रिटिसाइज भी इनको कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर वो पैसा इतना बड़ा है कि इंडिया की लीग की वजह से गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, उनके अपने प्लेयर्स का क्या होगा। तो आईपीएल ने इंडिया की क्रिकेट को बनाया भी है, कुछ नया टैलेंट भी दिया है, लेकिन उसके नुकसानात भी आ रहे हैं। खास तौर पे जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वो आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस जो है इंडिया की नीचे आती जा रही है। तो वो तो अब इंडियंस को भी एहसास हो रहा है, इंडियंस को एहसास भी हो रहा है। हमने देखा अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही। थैंक यू वेरी मच सलीम, खालिद और मुमताज न्याज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। मुल्तान के अंदर पाक वर्सेस इंग्लैंड आज दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। शायकीन तो भरपूर तैयारी के साथ आ गए हैं और पाकिस्तानी टीम की तैयारी भी होनी चाहिए क्योंकि ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। जी, आज वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक इसकी बड़ी अहमियत है, जहाँ पे करप्शन रेशो बहुत हाई है, जहाँ पे मसाइल ऐसे बहुत ज़्यादा हैं। ये पाकिस्तान समेत जो इंसदाद बदउनवानी है उसके हवाले से दिन मनाया जाता है और इसका मकसद बुनियादी तौर पर इस माशरे को करप्शन से पाक करना है और इस अज़्म को फ़रोग देना है, कैसे इक़दाम उठाए जाएंगे जिससे करप्शन की मुकम्मल रोकथाम हो सकेगी। आजकल के दौर की हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे बदउनवानी को ऐसे लगता है कि एक हक तस्वुर किया जाता है, इससे बुराई और जुर्म समझा ही नहीं जाता। करप्शन पर जो गिरफ्तार अशखास होते हैं वो विक्ट्री का निशान बनाते नजर आते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो प्ली बार्गेन टाइप की चीज़ें करके बाइज्जत तरीके से बाहर आ जाते हैं। 4 अरब का डाका मारा, 1 अरब प्ली बार्गेन किया, बाहर आ गए, 3 अरब प्रॉफिट हो गया। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या करप्शन सिर्फ माली तौर पर ही होती है? क्या सिर्फ सियासतदान और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज अफसरान ही करप्शन करते हैं? तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है अरमला। बिल्कुल, बदइनवानी के रवैये माशरे में बुरी तरह से घर कर चुके हैं। हकीकत तो यही है कि जिसका जहां बस चलता है वो अपना हिस्सा मिला लेता है। अखलाकी करप्शन भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है और इसने हमारे माशरे को तबाही के दाने में पहुंचाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। बात बात पे झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, नाप तोल में कमी करना, हम आम रूटीन में अपनी चीजें देख लें, दूध में पानी मिलाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को खराब करने में अपना हिस्सा डालना, ये बहुत सारी आदतें हैं जो इखलाकी करप्शन के जुमरे में आती हैं। इसकी बहैसियत कौम हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसका आगाज अपनी जात से कर लें और इस माशरे को इन तमाम चीज़ों से पाक करें। हम सिर्फ सियासतदानों पे या आला अफसरान पे ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, सिर्फ वही करप्शन करते हैं। एज ए नेशन हर इंडिविजुअल इसमें अपना हिस्सा डालता है, तभी एक माशरा हम कहते हैं कि ये करप्ट माशरा है, इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। सो आज पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 2 दफा मनाना चाहिए, 2 दफा मनाना, रोज मनाना चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं। करप्शन मत कीजिए और दूसरों को भी कीजिए। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। टॉस हुआ है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से, जहाँ पे अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच के हवाले से टॉस हुआ है और बाबर आजम ये टॉस नहीं जीते, हार गए हैं टॉस। बाबर आजम, बेन स्टोक्स जीते हैं और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया उर्मिला, और ये कोई बहुत अच्छा फैसला पाकिस्तान के लिए नहीं है। वेदर वी कैन सी, अगरचे के धुंध नहीं है, लेकिन वो जो एक क्या कहना चाहिए गर्द सी होती है वो हमें नजर आ रही है। आई मीन लाइट का भी प्रॉब्लम बाद में हो सकता है, पार्टिकल्स टाइप एग्जैक्टली। और ये वैसे मैदानी खुला इलाका है ना, तो यहाँ पे धुंध का भी बहुत ज्यादा एहतमाल रहता है, तो अगर किसी दिन आ गई मैच डिस्टर्ब हुआ तो उसके भी असरात आ सकते हैं। बहरहाल जी, ताज़ा तरीन अपडेट ये है मुल्तान से कि इंग्लैंड ने टॉस जीता है, इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तान का प्लान
के मुताबिक ही इंग्लैंड भी चल रहा है। सो देखते हैं कि मैच में क्या होता है और क्या स्ट्रैटेजी आज हमें देखने को आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं वी कैम्प 2 रोजा फेस्टिवल के बारे में। बेशुमार ऐसी खवातीन हैं जो घर में दस्तकारी करती हैं और उनको बाजार तक रसाई ना होने की वजह से वो मसनूआत अच्छी कीमत में फरोख्त नहीं कर पाती जो वो घर पर तैयार करती हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि खवातीन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अब उन खवातीन को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी कैम्प ने इन घरेलू खवातीन को ये ट्रेनिंग दे रहा है ये कैंप, और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी पुट कर रहा है। वी कैम्प का तीसरा फेस्टिवल कल और परसों इस्लामाबाद में नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में होगा, जिसमें मुल्क भर से 100 खवातीन अपने तैयार करदा फन पारों की नुमाइश करेंगी और उनको जो उनके फन पारे हैं वो आम सार्फिन देख सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि उनका एग्जीबिशन होगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि खवातीन को ऑनलाइन ट्रेनिंग देना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है और बाख्तियार बनाना उन खवातीन को बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नवीद मुख्तार जो कि रूह रवां हैं, को फाउंडर हैं इसके वी कैम्प के, उनसे ज़रा बात करते हैं। वैसे हमने आपको डिटेल्स बताई हैं, डॉक्टर साहब हम जरा मजीद तफसील जानते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, सच अ गुड आइडिया। आप एक तो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से तो हम बात करते रहते हैं, और जब तक वो मुआशी एम्पावरमेंट ना हो, एम्पावरमेंट आ नहीं सकती है जब तक मुआशी तौर पे वो आज़ाद ना हो खवातीन। सबसे पहले हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि ये वी कैम्प क्या है, एक आम सारिफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। पहले मैं थोड़ी सी ज़रा तसहीह कर दूं, मेरा नाम नवीद इफ्तिखार है, वो आप शायद गलती से उस वक्त मुख्तार कह रहे थे। तो सेकंड जो है वो अच्छा ओके, शायद मुझे सुनने में ऐसा लग रहा था। सो एनीहाउ, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि ख़वातीन का पाकिस्तान में इशू ये है कि ख़वातीन की लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं है, उनकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो घर बैठ के, ज़्यादातर ख़वातीन घर के काम करती हैं, वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाती, या ऐसी लेबर फोर्स जो पेड जॉब्स हों। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट की कमी है। सेकंड, उससे बड़ी वजह कल्चरल कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो हमने ये सोचा कि ये ख़वातीन के पास स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो उनको कैसे ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने घर से बैठ के कारोबार कर सकें। तो वी कैम्प ने ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है, उसमें एक तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, वो WeCamp.pk है। उसमें ख़वातीन अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकती हैं और वहाँ से ऑनलाइन बेच सकती हैं, और वहाँ से कोरियर सर्विसेज, बाकी सारी सर्विसेज हम खुद मैनेज करते हैं। सेकंड, हम ये करते हैं कि टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चूँकि ख़वातीन घर से काम कर रही होती हैं, इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर से नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया कि हम टाइम टू टाइम इस्लामाबाद में फ़ेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। जो थर्ड फेस्टिवल है वो कल और परसों PNCA में होना जा रहा है, और उसमें 100 के करीब ख़वातीन आएंगी जो अपनी प्रोडक्ट्स लेके आएंगी और वहाँ पर बेचेंगी। ऐसे फेस्टिवल का मकसद ये होता है कि इनका कस्टमर से इंटरेक्शन भी हो, और सेकंड इसके साथ साथ वो एक दूसरे से लर्न भी करें, चूँकि वो उनका उस तरह से, जैसे जो लोग बाहर ऑफिस में काम करते हैं उनकी नेटवर्किंग होती है, उनका सोशल कैपिटल होता है, तो ये जो फेस्टिवल है उनका सोशल कैपिटल बिल्ड करने में भी मदद करता है। तो लिहाजा हम ऑनलाइन उनको जो है वो प्लेटफॉर्म देते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं और फेस्टिवल्स करवाते हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर नवीद, जिस तरह से आपने बताया कि ख़वातीन, बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ख़वातीन घर के अंदर बहुत अच्छे आर्ट वर्क करती हैं, बड़ी अच्छी दस्तकारी करती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा मसला ये है कि उन ख़वातीन को जो उनकी मेहनत है या जो उदी जाती है उन चीज़ों की, वो इतनी अप टू द मार्क नहीं होती, और बहुत कम जो दामों उनकी चीज़ें बाजार के अंदर फ़रोख्त होती हैं। सो इसके लिए आप लोग इस कैंप में किस तरह से ख़वातीन को ट्रेन करते हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उसकी वैल्यू ऐड की जाए, उनकी मनी की सूरत में, उसको किस तरह से मेक श्योर किया जाता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसमें हम 2 काम करते हैं। एक तो ये है कि जो मिडल पर्सन है वो लोग ये करते हैं कि ख़वातीन से जो है वो सस्ती चीज़ें बनवाई और ख़ुद जाके महंगी बेचती, तो हम ऐसा नहीं करते। हम जो भी खातून जितनी भी प्रोडक्ट की प्राइस रखना चाह रही है ये उसकी चॉइस है, और वो उतनी ही प्राइस चार्ज करेंगे, और उसमें जो है वो ये नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर जो है वो ये ले रहे हों कि हमने 300 रुपये की चीज़ बनाई और हम 1000 रुपये, अगर वो समझती हैं उनकी प्रोडक्ट 1000 रुपये की है तो वो डायरेक्ट 1000 रुपये की बेचेंगी। तो ये सबसे बड़ा हमने WeCamp.pk पे उन्हें ये जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है। सेकंड, हम ये करते हैं कि हम ऐसी ख़वातीन को बिजनेस स्किल्स और डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं। सो बिजनेस स्किल्स में हम उनको सिखाते हैं कि आप मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करें,
फिर उसके बाद उनकी प्रोडक्ट की जो आपने बात की है, चूंकि ये खवातीन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती अच्छे डिज़ाइनर्स की, तो हमने अपने डिज़ाइनर इन हाउस एंगेज किए होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट का डिज़ाइन इंप्रूव करने में। तो अभी आप जो आएंगे खवातीन, जो खवातीन आ रही हैं वी कैंप फेस्टिवल पे कल और परसों PNCA में, एक तो उसके लिए किसी दावतनामा की ज़रूरत नहीं है, इस्लामाबाद पिंडी के सब लोग आ सकते हैं, वहाँ बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं और वहाँ पर बड़ों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और वहाँ पर ऐसी खवातीन आ रही हैं, हमने एक सीड प्रोजेक्ट से KP में जो है वो कोऑपरेशन किया और उन्होंने 20 women फ्रॉम KP देव सपोर्टेड देम, और 20 वो खवातीन आ रही हैं जिनको हम कुछ अरसे से ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो नाउ आप देखेंगे कि उनकी प्रोडक्ट्स कितनी रिफाइन हो चुकी हुई हैं। सो हम ये जो काम कर रहे हैं, अभी हम 300-400 ऐसी खवातीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मिलियंस ऑफ विमेन हैं जो इस वक्त पढ़ लिख के भी काम नहीं कर पा रही। ना सिर्फ काम जो है दस्तकारी या हैंडीक्राफ्ट्स का, बल्कि डिजिटल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और डिजिटल स्किल्स में मार्केटिंग, ऐसी और बहुत सारी स्किल्स हैं जो ये खवातीन घर से भी काम कर सकती हैं। तो इसलिए WeCamp.pk उन्हें वो प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम उनकी ट्रेनिंग्स करवा सकें, उनकी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच सकें और उनके लिए इस तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें जिन फेस्टिवल में वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें। ठीक है। अच्छा, चीन में ये बड़ा ट्रेंड मौजूद है अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से, और दुनिया भर के अंदर जब से ये ऑनलाइन और जब से ये इंटरनेट आया है इफ्तिखार साहब, हमें मालूम है कि दुनिया भर में एक मार्केट है और आप कहीं पे भी अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर, क्या स्कोप है, इंटरनेशनली कैसे देखा जाता है इसको, और डू यू थिंक कि हम अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, जिस तरह आपका ये कैंप है, वी कैंप है, इसको इस तरह के प्लेटफॉर्म से सपोर्ट करें, और आपने कहा कि बहुत सारी मुख्तलिफ स्किल्स हैं जैसे मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, इस पे अपनी खवातीन को ट्रेन करें तो वी कैन रीच आउट टू द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल, और एक अच्छा शेयर ले सकते हैं हम वहाँ से भी अपना? बिल्कुल जी, इसमें दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक जो है वो हमने इसी फेस्टिवल में जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके साथ कोलैबोरेट किया है, उनका वहाँ स्टॉल भी मौजूद होगा, और हम उनके साथ काम ये कर रहे हैं कि इनमें से चंद खवातीन को हैंड होल्डिंग दी जाए और इनकी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाया जाए। सेकंड, जिस तरह से आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की बात की है, इस वक्त दुनिया में अच्छे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन एटम कैंप के प्लेटफॉर्म से हम डेटा साइंस की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसमें खवातीन ट्रेनिंग करके अपनी ऑनलाइन जॉब सिक्योर कर सकती हैं। और जो आपने कहा इस वक्त मुल्क को रेमिटेंसेस की ज़रूरत है, अभी डिस्कशन चल रही थी कि मुल्क के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट्स की कमी है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग्स, चाहे वो सर्विसेज अपनी डेटा साइंस टाइप की दे सकें या वो अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर भिजवा सकें, तो ये खवातीन को अपॉर्चुनिटीज़ देनी पहले से आसान हो चुकी हुई है। एक्चुअली डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने हेल्प किया है। तो इनइक्वालिटीज जो हैं वो अब हमें जो ओवरकम करनी है पाकिस्तान में, जो आपने बात की है, वो आगे चल के अगर हम डिजिटल इनइक्वालिटीज कम कर सकें, खवातीन को इंटरनेट की इसमें एक और बड़ा अहम इसमें बड़ा अहम नुक्ता है नवीद इफ्तिखार साहब के, मजमूई तौर पर जो खवातीन, जब भी हम दस्तकारी या होममेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में थर में बैठी हुई एक खातून आती है, या कहीं साउथ पंजाब में बैठी हुई खातून घर पे बैठ के वो कुछ बना रही है, हमारे जहन में वो पढ़ी लिखी क्लास नहीं आती जो यूनिवर्सिटी से फैशन के अंदर डिग्रीज करती है, और फिर उसके बाद हमारे जहन में वो क्लास नहीं आती क्योंकि वो क्लास प्रेफर करती है कि वो किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ जाए, जॉब करे, इंटर्नशिप्स करे और इस तरह की चीज़ें। तो ये कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का। आपका ये जो कैंप है ये किस हद तक आपके ख्याल में हेल्पफुल है एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे खवातीन में और पढ़ी लिखी खवातीन में लाने के लिए? ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। अभी अगर आप हमारे कल फेस्टिवल में जो लोग आएंगे पिंडी और इस्लामाबाद के PNCA में, वो देखेंगे कि वहाँ पर कोई तकरीबन आप समझे 25 से 30% ऐसी खवातीन होंगी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं अभी। अच्छा। और उनको हमने स्पेसिफिकली इनकरेज किया, हमने यूनिवर्सिटीज़ में जा के उनको बताया खवातीन को, उसमें डिजिटल आर्टिस्ट भी हैं, तो वो खवातीन एक कल्चर नया लेके आ रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही होती हैं, साथ ब्लॉगिंग कर रही हैं, साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं, डिजिटल आर्ट कर रही हैं, तो ये एक नया कल्चर है। इसी में जो कल्चर एक नया इमर्ज हो रहा है कि जैसे ज्वेलरी का काम है, तो वो जो आप खातून बता रहे थे साउथ पंजाब में बैठ के कढ़ाई कर रही है, ज्वेलरी के लिए यू ऑल नीड टू बी अ गुड डिजाइनर एंड गुड मार्केटिंग पर्सन। नाउ यू नीड टू टेक दैट डिजाइन टू द ज्वेलर, उससे आप बनवाएं और उसकी मार्केट करें। तो नाउ वी हैव सच विमेन जिन्होंने MBA किया हुआ है, पेशावर से एक खातून आ रही हैं रोमा, उन्होंने MBA किया हुआ है और वो जो है वो ज्वेलरी के डिजाइन खुद बनवाती हैं, ज्वेलर से जाके बनवाती हैं और उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं। इसीलिए कल हमने एक नमल यूनिवर्सिटी से एक खातून आ रही हैं, वो डिजिटल आर्टिस्ट हैं, और ऐसी खवातीन आती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंगली कल जो आप देखेंगे कि खाने के बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे होंगे
जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स जो हैं वो मिल के लगा रही हैं कि वो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, यानी हर तरह की खवातीन जो हैं आपके इस कैंप का हिस्सा होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया नवीद इफ्तिखार साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैंप के हवाले से हम बता रहे थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आम लोगों को या आम खवातीन को जो घर पर बैठकर इस तरह का आर्टवर्क करती हैं उनको एक्सेस नहीं है, लेकिन उनको ट्रेन किया जाना, उनको एक्सेस देना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ वो दूर दराज इलाकों की खवातीन बल्कि नई जनरेशन की खवातीन भी जो प्रॉपरली ट्रेनिंग भी हासिल कर रही हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो इस्लामाबाद और पिंडी में जितने भी लोग हैं, जितनी भी खवातीन हैं जो इंटरेस्ट रखती हैं, वो ज़रूर जाएं, विजिट करें, उन खवातीन को इनकरेज करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कुछ मजीद आगे बढ़ते हुए MQM पाकिस्तान की और कराची की। MQM के पाकिस्तान के मुतालबे पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील कर दिया गया है। मुर्तज़ा वहाब की जगह डॉक्टर सैफुर रहमान को कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने ये जो नई तकर्री है इसको खास कबूल नहीं किया और इसको मुस्तरद कर दिया इस नई तैनाती को, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। इसी हवाले से बात करते हैं। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ कराची, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो कराची का मामला है, अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तब्दीली है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या इससे कराची के हालात पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हालात से क्या फर्क पड़ना है, लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा कि MQM के मुतालबे पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है तब्दील कर दिया गया। बात यह है कि MQM के मुतालबे पे ये एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील हो गया, लेकिन MQM ने हासिल क्या किया? वो जो MQM का तो मुतालबा ये था कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का, वो मुतालबा भी जो है MQM का जो है मंजूर नहीं हो सका। अभी गवर्नर सिंह के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। अभी देखें इस शहर के साथ कितना मजाक है कि कल एक खबर गवर्नर हाउस से जारी हुई कि गवर्नर सिंह की कराची के एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गवर्नर सिंह की प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है। यानी गवर्नर सिंह अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की जो है वो खबर जो है वो जारी कर रहे हैं। नई रिवायतें बन रही है ना फैसल भाई। तो वैसे मुर्तज़ा वहाब साहब तो बड़े एक्टिव थे, पीपल्स पार्टी ने जब लगाया था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जो मौक़िफ़ है वो ये कि जी हम एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन पीपल्स पार्टी इज गिविंग पॉलिटिकल स्पेस टू MQM पाकिस्तान। ये तो एक इटसेल्फ बहुत बड़ी खबर है, मिरेकल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि जो MQM का और हुकूमत का मायदा हुआ था, मौजूदा हुकूमत बनी, और शायद ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मायदा था जहाँ MQM के साथ 9 जमातों ने जो है ना वो दस्तखत किए थे, और पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप ने जो है उस पर दस्तखत किए थे, और पूरी पाकिस्तान की पूरी जो सियासी क़यादत है वो इस मायदे की जामिन बनी थी कि हम इस मायदे की जमानत लेते हैं, इसका अमल होगा। और आखिर में अब जो MQM को हासिल हुआ है वो 19 ग्रेड का एक एडमिनिस्ट्रेटर, और वो भी पॉलिटिकली MQM ने नाम नहीं दिया था, MQM ने अब्दुल वसीम का नाम दिया था। अच्छा, ये जो सारी जमातें मिलके फैसल साहब तहरीक इंसाफ इतनी तनकीद करती हैं, हम तो करते ही हैं, लेकिन हम करते हैं नॉट बीइंग अ कराचीआइट, लेकिन जो सारी जमातें तहरीक इंसाफ इतना क्रिटिसिज्म करती हैं, ये अगर इस तरीके से ओहदों की तकसीम यहाँ पे हो रही है कि जी पॉलिटिकल स्पेस के लिए ये नहीं देखना कि कैपेसिटी क्या है या प्रैक्टिकली काम क्या है या मौक़िफ़ क्या है, प्लान क्या है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए या स्पेस के लिए अगर ये ओहदे इस तरह से इतने इंपॉर्टेंट ओहदे दिए जा रहे हैं, डू यू थिंक कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है ये करना? ये पूरा पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्पेस नहीं चल रहा है आवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, तो बहरहाल ये पाकिस्तान नहीं चल रहा है ना। जिनके लिए पाकिस्तान चल रहा है वो अपने वफादात को जहाँ जहाँ वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन इस मायदे में MQM की बेनिफिशरी नहीं हुई है। ये तासुब तो जरूर कायम हो रहा है कि MQM का मेयर एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, और MQM की बेनिफिशरी तो नहीं हुई। MQM के पास अब जय मिटाने का भी जो है वो ऑप्शन नहीं बचा। और आपने इतनी बड़ी हुकूमत साजी के बाद एक 19 ग्रेड के एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट हासिल करी, जहाँ भी आप अपनी मर्जी का और अपनी मंशा का आदमी जो नहीं लगा सके, तो इसको किसी तौर से भी आपकी जो है ना कामयाबी जो है वो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अब होना क्या चाहिए? अब होना ये चाहिए कि सब सियासी जमातें इस बात से संजीदा हों कि इलेक्शन कमीशन की दी गई डेडलाइन के मुताबिक कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। अगर तो बल्दियाती इलेक्शन कितने नतीजा खेज होंगे, कितने ये जो अच्छा पॉइंट आपने उठाया, तो इस पर ये भी वाजे करें कि ये इस पॉइंट पे एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती या उसका बदल जाना क्या MQM पाकिस्तान के लिए बल्दियाती इंतखाबात में हेल्पफुल हो सकता है?
नहीं, किसी तौर पे भी नहीं हो सकता, पैक कर देगी पीपल्स पार्टी को। और थोड़ा बहुत अगर इनके मुर्तजा बाप के जमाने में काम हो जाता है तो अब वो भी काम नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की क्यों हो जाएगी कि वो एमकिन को ना बेनिफिशरी बनाए, सब चीजें तो जिस हुकूमत के आदमी एडमिनिस्ट्रेटर तो खाली वो नाम की हद तक ये ना, तो उसके पास एक बेख्तियार किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना। मुर्तजा बाप जैसे पावरफुल आदमी, एक ताकतवर आदमी, एक बाअसर सियासी असर असूल रखने वाले आदमी के पास भी कोई दस्तखत के इख्तियार तो नहीं थे ना। वो जो भी अगर अपने काम करवाते थे या अपने केएमसी की इन्वॉल्वमेंट करते थे, अपने असर रसूख की बुनियाद पे करते थे। लेकिन दस्तखत जहाँ साइन की बात आती है, मेयर की अथॉरिटी की बात आती है, वहां तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं। राइट फैसल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले पे अपनी राय का इजहार किया। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली आई और फैसल साहब का ये कहना है कि एमकेएम को इतनी ज्यादा तपस्या के बाद मिला क्या एक 19 ग्रेड का ऑफिसर, वो भी काम नहीं कर पाएगा बतौर फैसल साहब के जो कि सीनियर सहाफी हैं। कराची की बात हो रही है तो जाते जाते कराची में जो 17वां सालाना बैनुल अक़वामी कुतुब मेला जारी है। एक्सपो सेंटर में सजे कुतुब मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल्स कायम किए गए हैं। भारत, बरतानिया, चीन, टर्की, मलेशिया समेत 17 ममालिक के 40 इदारे इसमें शरीक हैं और पाकिस्तान भर से 136 नामवर पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तमाम मौज़ूआत की 100 ऑफ बुक्स आपको रवायती और रियायती नरखों पर दस्तयाब होंगी। शहरी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक बगैर किसी एंट्री फीस के इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जा सकते हैं। बुक लवर्स के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कराची में कुतुब मेला जारी है, सो आप जाएं और ज़रूर एक्सप्लोर करें। बिल्कुल, किताब से प्यार बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो चुकी है तकरीबन किताब, और उसका असर हम सड़कों पे इधर उधर बढ़ती इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की सूरत में देखते हैं, और इसमें हम सभी कसूरवार हैं, हम सभी शामिल हैं। किताब कल्चर का फ़रोग देना बहुत ज़रूरी है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और खिराज तहसीन है फॉर ऑर्गेनाइजिंग नाइस इवेंट, और आई होप कि इवेंट बहुत कामयाब जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑल द पीपल फ्रॉम कराची। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। कारवांसराय, बिल्कुल कहते हैं ना जिसे अब वक्त आ चुका है कि हम आपको बताएं कि कारवांसराय आप कब देखने जा रहे हैं। भाई दुनिया भर के हमने नक्शे भी देख रहे हैं, दुनिया भर के मुख्तलिफ लैंडस्केप्स भी देख रहे हैं। ये हमें बज़बान तारड़ देखने को और सुनने को मिलने वाले हैं कारवांसराय के अंदर। जैसा कि नाम बता रहा है कि एक जगह रुकने वाले हम नहीं हैं, ये पड़ाव करेंगे और कारवां चलता रहेगा, और कारवांसराय बार बार मुख्तलिफ जगहों पे आते रहेंगे। तारड़ साहब का और एक्सप्रेस न्यूज़ का फ्लैगशिप शो कारवांसराय इज़ येट टू कम, और 25 साल के बाद तकरीबन, जिसे रबा सदी कहा जा सकता है, पहली दफ़ा तारड़ साहब बाकायदा तौर पर टेलीविज़न के किसी शो में आ रहे हैं। आजकल कुछ तबीयत भी उनकी नासाज है थोड़ी, उनकी सेहत के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने के लिए विद द टाइम कि कब देखेंगे आप कारवांसराय। अच्छा जी, तो कारवांसराय बिलाखिर लॉन्च होने वाला है। बहुत इंतजार के बाद, हमें भी बहुत शिद्दत से इंतजार था। जिस तरह से इमरान ने कहा कि 25 साल के बाद तारड़ साहब बाकायदा तौर पर किसी शो के ऊपर नजर आएंगे, और वो सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपको नजर आएगा हर इतवार की शाम 7 बजे। सो इस संडे को 7 बजे आप कारवांसराय देख सकेंगे। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब के साथ उनके एक्सपीरियंसेस को आप सुनेंगे, उनके साथ मेहमान होंगे, बहुत कुछ होगा। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ये चीजें जो हमें बताएगी, हमारे पास मुखबिर भी है। हाँ, मुखबिर है ना। हमने आज सोचा कि मुखबिर को हम सेट पे बुलाएंगे, पूरी इनर इनसाइडर हमें देंगे कि क्या होने वाला है, और वो आपको भी पता चल जाएगा कहीं। आपको विकीलीक्स का पता है ना, सो दिस इज आवर विकीलीक्स, ही इज वकार एंड लीक करेंगे खबरें। आपको एक्सप्रेशन कितना सही है, ऐसे देख रहे हैं वो। अब मैं देख रहा हूँ कि आपको आइडिया है कि तारड़ साहब की मुखबरी करना जो है उसका अंजाम क्या होता है, ये आपसे हम जानेंगे। इससे पहले वकार भाई की बाकायदा हम शुरू करें, तकिया तारड़ के ऊपर आपकी भी नशिस्तें रहती हैं, वहां पे तारड़ साहब ने ही खुद थोड़ा सा बात की है इस बारे में, तो हम जरा सुनाते हैं आपको तारड़ साहब खुद क्या बता रहे हैं कारवांसराय के बारे में। दिखाइए जी जरा। जिस तरह हर कारवांसराय में एक मीडिया 50-60 साल किया, तो कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी कि मीडिया पे मैं दोबारा आऊँ, और दूसरा ये था कि जिस किस्म के वहाँ पे शोज हो रहे थे वो मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन जो माइल किया मुझे, वो वजी साहब आए एक्सप्रेस के, वो तशरीफ़ लाए और वो बैठे मेरे पास, वो मेरे पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने एक बात मुझसे की कि जिस तरह आप इस तरह बातें कर रहे हैं, आप हमारे टेलीविज़न चैनल के लिए इसी तरह आध पौन घंटा बात कर दें। तो वो साल के बाद ऐसे ही मैंने सोचा कि हाँ, बहुत सारी बातें होती हैं जो अनकही रह जाती हैं, बहुत सारी खिड़कियां होती हैं जो सब खोल लेते हैं, लेकिन एक आध खिड़की बंद रहती है।
तमाम दर्द खुल जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के, दुख के, सुख के, मोहब्बत के, लेकिन कोई एक दर्द जो होता है वो बंद होता है। तो चले इस बहाने मैं वो आखिरी दर खोलता हूँ, आखिरी खिड़की खोलता हूँ। और वो आखिरी तो मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह ताला की मर्जी है कि जब भी वो कहते हैं कि सांस नकारा कूच का बाजत है दिन रैन, तो नकारा कूच का तो बजता है, लेकिन कब तक बजता रहता है ये उसकी मर्जी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्सप्रेस वालों का, क्योंकि ये प्रोग्राम ना मैं इसको कह सकता हूँ कि ये शो है, ना एंटरटेनमेंट है, ना इसमें कॉमेडियन है, ना कोई इम्पोर्टेंट बंदे हैं, ना कोई गाने वाले हैं, ना कोई सियासतदान है। इसमें सिर्फ मैं हूँगा और मेरी यादें होंगी। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे, मुझे मालूम है कि आप उसे पसंद करेंगे। शुक्रिया। बहुत सारी अनकही बातें जो रह गई हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी खिड़कियां जो खुल गई हैं, उनमें से कोई एक ऐसी खिड़की है जो अभी तक नहीं खुली और वो इस कारवां सराय के अंदर वो खिड़की भी खुलेगी। वकार भाई, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तारड़ साहब ने भी नहीं कही। ये जो हमारा कारवां सराय है, इसमें किस तरह से और किस तरह तारड़ साहब उन खिड़कियों और दरवाजों को खोलेंगे? तारड़ साहब के साथ जितना भी आपको सफ़र करने का इत्तेफाक हो या उनके साथ बैठने का इत्तेफाक हो और किसी भी फ़र्द को इत्तेफाक हो, तो जो पहली चीज़ उसके जहन में आती है, मतलब जितने मैंने भी सफ़र किए हैं या उनके साथ जब भी बैठा हूँ, तो मेरे जहन में जो पहली चीज़ आती थी वो इतनी थी कि तारड़ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जहाँ पे हर वक्त कैमरा लगा होना चाहिए, कोई चीज़, कोई बात मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो बात कर रहे होते हैं तो वो आपको लगता है कि ये वाला वाक़या तो हमारी हिस्ट्री में, हमारी तारीख में कितना अहम तरीन वाक़या, जिसको तारड़ साहब इतने कैजुअल और आराम से सुना रहे हैं, और ये वाली चीज़ जो है ये कितनी ज़्यादा अहम है। तो एक तो ये था कि जब कामरान वजी साहब गए उनके घर में, और उसके बाद ये, तो ऑफकोर्स वो घंटे 2 घंटे की नशिस्त में ना, तो वजी साहब को भी यही था कि ये सब कुछ ज़ाया हो रहा है। एक तो तारड़ साहब एक ऐसे अहद का नाम है कि उनका बैकअप कोई नहीं है हमारे पास, ये अनफॉर्चुनेटली। और दूसरा ये है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं उनको, उनके सारे ज़ाया होने का है एहतमाल है कि वो सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। तो उसमें एक्चुअली ये वजी साहब का था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तारड़ साहब के साथ कि अगर आप ये करें कि आप बस गुफ्तगू करें, गपशप करें और आप उसको एक प्रोग्राम के तौर पे लें। अच्छा, इसमें मेरे जहन में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। तारड़ साहब की शख्सियत, आपने तो उनको बहुत देखा है माशाल्लाह, बहुत जाना है, थोड़ा बहुत हमें इत्तेफाक हुआ। एक बात होती है जो, जैसे तकिया तारड़ का हम एक क्लिप देख रहे हैं, वहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों से, आप जैसे लोगों से एक बात हो रही है, उसका कंटेंट डिफरेंट निकलता है। आई बिलीव दैट्स मोर नेचुरल। कमिंग ऑन अ सेट, एक शो के सेट के ऊपर आना, फिर एक कैमरे के सामने, दो के तारड़ साहब के लिए कैमरास एंड लाइट्स एंड स्टूडियोज, इनकी जिंदगी इसमें गुजरी है, बट स्टिल क्या वो लुत्फ जो एक आम कैजुअल ड्राइंग रूम डिस्कशन में तारड़ साहब जैसे बड़े इंसान से इंसान को मिल सकता है, क्या वो एक सेट पे भी मिलेगा हमें कारवानसराय के? बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेगा। और उसकी वजह एक ये भी है कि जो कैमरा और लाइट्स के हवाले से मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि जब हम निकले तेरी तलाश में भी रिकॉर्ड करने जाते हैं उनके घर में, या तो आप यकीन कीजिए कि वो उससे एक दिन पहले से उनकी ज़हन में शदीद एक होता है दबाव सा। अच्छा। और उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा भी है कि आज भी जब भी कहीं टीवी पे जाना पड़ता है तो मैं बाकायदा एक तैयारी करता हूँ। वो तैयारी जो है उसका आलम हमने देखा कारवानसराय की रिकॉर्डिंग्स में। मतलब वो 1 हफ्ता या 10 दिन लेते थे, और बाकायदा उसकी वजह ये है कि उनकी जितनी लिखत है पूरी जिंदगी में, जितनी किताबों में, उसमें जो एक चीज आपको नजर आती है वो है फैक्ट्स। मतलब आज तो गूगल है और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ना, लेकिन पिछले पूरी निस्फ सदी में वो जितना लिखते रहे उसके लिए इतनी रिसर्च, इसी वजह से उनको बैनुल अक़वामी बहुत ज्यादा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। क्योंकि जब वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, चाहे वो फिक्शन की उसमें लपेट के दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोई फिक्र अच्छा बन गया है तो बस उसको पॉपुलर नहीं, लेकिन उसके पीछे फैक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कारवानसराय में भी ऑफ कोर्स वो एक घंटे का जो वो प्रोग्राम है और उसकी फिर इतनी ज़्यादा किस्तें हैं, तो उसमें से जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि ये सारी उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई जुमला ऐसा निकलेगा तो उसके लिए उनका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत तो यानी मतलब हम ये कहें कि हमें तारड़ साहब को देख के ये लगता था कि जब लोगों को भी स्पेसिफिकली ये लगता है कि जब तारड़ साहब आएंगे बोलेंगे आराम से, उनके लिए तो बड़ी कैजुअल सी बात होगी, सारी चीजें जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बोलकर चले जाते हैं। लेकिन तारड़ साहब जैसे इंसान के लिए भी बहुत रिसर्च है, वो चीजें मैटर करती हैं और वो बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन उसमें 2 जेतें थी। हाँ। एक ये है कि जो मेरे मुंह से निकल रही है बात वो फैक्ट्स पे मबनी होनी चाहिए, बिल्कुल इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि उन्होंने बात वो करनी है, कारवानसराय में उन्होंने पूरी कोशिश ये थी उनकी कि मैं बात वो करूं जिसका जिक्र में ना कहीं और किताबों में मिलता है,
अच्छा, ना मैंने अपनी किताबों में किया है, और नोबडी नोज। मिसाल के तभी तो तौर पर लोगों का इंटरेस्ट होगा। हाँ, मिसाल के तौर पे नूरजहां है, तो नूरजहां के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कारवां सराय में जितनी किस्तें नूरजहां पे होंगी, वो ताहिर साहब वो वाली बातें कर रहे हैं जो नोबडी नोज। तकसीम के हवाले से आप देखें कि जो तकसीम है उस पर कितने अफसाने लिखे गए हैं, फसादात के अफसाने हैं, मंटो साहब से लेके और राजेंद्र सिंह बेदी से लेके कृष्ण चंद्र और जितने भी, अशफाक अहमद, बहुत कुछ लिखा गया ना। लेकिन तकसीम पे उनकी जितनी किस्तें हैं उसमें वो वाली इंफॉर्मेशन या वो वाली बातें हैं जो कि कहीं नहीं लिखी गई। एक रीडर के लिए और सफरनामे पढ़ने वाले के लिए आपकी बातें पता है ऐसे लग रही किसी को बहुत शदीद भूख लगी और आप उसके सामने लजीज खानों का जिक्र कर रहे हैं। ये भी होता है, ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। टाइटल इटसेल्फ, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन टाइटल इटसेल्फ बहुत हैवी है जी, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं उर्दू अदब के कारवान सराय, उनको पता है, वो रिलेट करते हैं कारवान सराय को कहाँ से। तो इस पे भी हम बात करेंगे कि टाइटल कैसे चूज हुआ, और बहुत कुछ है हमारे पास इस हवाले से बात करने के लिए। कुछ मिस्ट्रीज भी हैं, कुछ सवालात हम मेरे ज़हन में भी, और ऐसा लग रहा है हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये प्रोग्राम करके, कम से कम उर्दू अदब के लिए और लिखने वालों के लिए और पढ़ने वालों के लिए। हम ब्रेक लेते हैं ना, वापस आते हैं बात। अनारकली जो था पूरे बड़े शरीर में पहला मॉडर्न आओ चले एक ऐसे देश में जहां हो सदाएं अनसुने गीतों की, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू से महके रास्ते सारे, जहां रंगो नूर की कौसो कज़ा का जादू दिल पे छाए। कारवां सराय, कारवां सराय। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एंड एक्सप्रेसो के बाद भाई टक्कर का प्रोग्राम कारवान सराय हमारा, जिसे हम फील करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त कुछ हमें एक्साइटेड मिलने वाला है। खैर, आपको वक्त एक बार फिर बता दें, कमिंग इतवार, कमिंग संडे, यस, 7 PM शाम 7 बजे कमिंग संडे आप ज़रूर देखिएगा। और हमें उम्मीद है कि आपकी जो छुट्टी है, जो इख्तितामी लम्हात होते हैं ना आपके वीकेंड के, उसको कारवान सराय और खूबसूरत कर देगा। और पता नहीं क्यों मुझे एक फील आ रही है, क्योंकि मैं अब भी जाविया अशफाक साहब का जो ना वो कभी कभी निकाल के यूट्यूब पे, हालांकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जो वीडियो क्वालिटी है जो पड़ी हुई है, लेकिन मैं देख लेता हूँ और मुझे थोड़ा वो लुत्फ ले लेता हूँ मैं पहले पीटीवी वाला। मुझे कहीं ना कहीं एहसास ये हो रहा है कि जब बाबा जी तारड़ साहब बैठेंगे, जब वो इस तरह की बातें करेंगे, तो आई थिंक वी कैन हैव द सेम टेस्ट होने वाली है। बिल्कुल, हमारे सबकी ट्वीट होने वाली है। वैसे तो आपको ये प्रोग्राम देखना है हर इतवार की शाम 7 बजे, लेकिन इस प्रोग्राम की कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास। हमने सोचा कि आपकी क्यूरियोसिटी को तड़का लगाए और आपको दिखाया जाए। क्लिप्स देखें, फिर हम डिस्कशन करते हैं। समझ लीजिए कि भाई जिस तरह हर कारवां सराय में एक दास्तान गो होता है, मैं उसी किस्म का एक दास्तान गो। अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह दे, फिर ये इल्तफाते दोस्तां रहे ना रहे। मैं जानता हूँ कि आपका काफिला अभी अभी रुका है, सफ़र की थकावट आप पे तारी होगी, आपके ऊँट जो होंगे प्यासे होंगे, घोड़े जो होते हैं भूखे होंगे, लेकिन यकीन कीजिए कि हर कारवां सराय की तरह यहाँ भी एक अस्तबल होता है जहाँ स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो आपके ऊँटों को पानी भी पिलाएंगे और घोड़े भी जो हैं उनको चारा खिलाएंगे, उनकी मालिश भी करेंगे। आप भी थके हुए हैं, लेकिन ये दास्तान गो देखें बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके साथ करूँगा। उसने कहा कि जब तक लाहौर जैसा और कोई शहर नहीं होगा, मैं नाबा में ठीक हूँ। कृष्ण चंद्र रोते हुए यहाँ से गए कि तकसीम हुई है, बंटवारा हुआ है, नकले मकानी हुई है, तो पागल खाना जो है वहाँ भी मज़हब की बुनियाद पर कुछ पागलों को इंडिया भेजा जा रहा है और कुछ को पाकिस्तान रखा है। और मुझे कभी कभी हैरत होती है कि हम करतारपुर खोल देते हैं सिखों के लिए, तो कटास राज हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खोलते। इसका जो सबसे मशहूर गाना आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये लोकगीत है, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। ओए तू मैंने पहचानिया नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं हफीज जलंधरी हाँ। वो दुकानदार उठ खड़ा हुआ, आगे तो आगोश में लेके कहा, लो जी मैं भी जलंधर का हूँ, बड़े अरसे से कोई जलंधरी बंदा नहीं मिला था। उन्हीं ज़मानों में एक दर्जी हुआ करता था लाहौर में, लोहारी दरवाज़ा जो है उसके बाहर छोटा सा उसकी थी दर्जी खाना, एक आध मुलाजिम भी काम करता, मौसूफ सरैया पे आशिक। आमिन
आपको जितना एक्सटेम्पोर यहाँ पे कारवां सराय के अंदर चीज़ें सुनने को मिलेंगी, शायद बुक्स भी उसको जस्टिफाई नहीं करती। दो के तारड़ साहब की जो तहरीरें हैं वो भी बड़ी ब्लंट हैं, बड़ी बोल्ड हैं अपने एक्सप्रेशंस को लेकर। वकार मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यू वॉच हिम डूइंग निकले तेरी तलाश में, और तारड़ साहब के साथ बहुत सारा काम। वकार भाई, कारवां सराय के टाइटल पे बात हो रही थी, पीपल रिलेट बिकॉज अशफाक अहमद साहब का जो घर है उसको कारवां सराय कहा जाता है, और उसके साथ साथ फिर हमने जाविया का भी रेफरेंस दिया। तो आई थिंक जो देखने वाले हैं वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि क्या ये उसी टाइप का कोई प्रोग्राम है या उससे हट के कोई इसकी चहत है, इस पर ज़रा हमें बताएं। अशफाक साहब का वो जो घर है दास्तान सराय, लेकिन बात ये है कि वो खान साहब की भी डेफिनेटली वो एक दास्तान गो का वो है मामला, स्टोरी टेलर का, लेकिन बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि तारड़ साहब की तरफ से आपको कभी कोई लूज़ बाल नहीं मिलती। लूज़ बाल से मेरी मुराद ये है कि कोई ऐसी बात कर देना जिससे साइंसी मामला या अकली मामला या अकली तर्ज फ़िक्र या किसी भी को, यानी कंक्रीट बात करते हैं, वो इतनी कंक्रीट और जामे बात करते हैं कि उसमें किसी के लिए ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि ये साइंसी हवाले से, ये जदीद अकली दुनिया के हवाले से ये बात बहुत ही आपने लूज़ बात की है। तो खान साहब के हवाले से और बहुत फ़र्क है, यानी इसको हम बहुत ही एक ऐसी चीज़ जो कि फैक्ट्स पे मबनी है, इसमें कोई ऐसी लूज़ डिलीवरी नहीं है। बेतहाशा बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड हैं और अकली बुनियादों पे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल कि उस पर किया जा सकता है। अलबत्ता कारवां सराय जो है नाम, उसकी मुनासबत यह है कि तारड़ साहब एक तो निकली तेरी तलाश में जो शुरू में उनका सफ़र थे यूरोप के, उसमें उनको इत्तफाक हुआ पुरानी कारवां सरायों में क़याम करने का, यानी किसी डेजर्ट के अंदर। वो आपको पुराने ज़माने में काफ़िले रुकते थे, और अब तो खैर वो कारवां सराय गिरा गई हैं, लेकिन उस वक्त भी ऐसा होता था कि वो पुरानी किसी कारवां सराय में चूहे भी हैं और सारा कुछ है, और अकेले किसी डेजर्ट में रुके हुए हैं। ईरान के कई कारवां सराय में क़याम किया। तो शुरू आइडिया ये था कि कारवां सराय हो, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने कशकौल भी होना चाहिए ना, वो सोने का सब बना पड़ा होगा। वजह क्या है कि पुराने दास्तान को जब दास्तान सुनाते थे तो उनका ये होता था कि वो कहीं क्लाइमेक्स पे जाके आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते और चुप कर जाते, और ऑडियंस जो है ऑफ कोर्स बेकरार हो जाती सर, लेकिन वो ऊपर ही देखते रहते, और वो उसको कंटिन्यू नहीं करते थे अनटिल कि उनके कान में कोई सिक्कों की आवाज़ ना आती। तो सिक्कों की जैसी आवाज़ आती थी तो वो दोबारा कंटिन्यूटी उस स्टोरी को, यानी स्टोरी टेलिंग का ये एक बड़ा खूबसूरत था कि तो अब उनके सामने जो कारवां सराय का जो सेट है, उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनके अंदर एक मुख्तलिफ एक मानवीयत है, यानी वो बाकायदा आपको पता है रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि कारवां सराय को सेट की जो डिजाइनिंग से लेके टोटल ओवरऑल जो आइडिया है, तो उसमें तारड़ साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं का ही है। ठीक है, क्या ये ओबियसली इसका पहला सीजन है, तो कितना इसके अंदर कौन कौन से एरियाज को मेनली, या कौन कौन से, क्या सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस है या इंटरनेशनल जो उनका ट्रैवल है उसके ऊपर भी है? इसमें हर चीज़ है ना, देखिए, और क्या इसको सेगमेंटाइज भी किया है या नहीं? इसमें देखिए तारड़ साहब का ये है कि उनकी जेतें बहुत सारी हैं, मतलब तौर सियाह या फिर सियाहत में बहुत सारी जेतें हैं, बैन अवी अलहदा है, पाकिस्तानी अलहदा है, पूरी दुनिया के अदीबों को पढ़ा हुआ है, दानिश्वरों को पढ़ा हुआ है, पाकिस्तानी अदीबों को पढ़ा हुआ है, उनके साथ ज़िंदगी गुजारी हुई है, मीडिया पर्सन अलहदा है, मतलब एक बहुत सारी जेतें हैं, उन जेतों को बीच में करना। तो हमारा ये था कि कारवां सराय तो मेन टाइटल है ना, प्रोग्राम का नाम है, उसके नीचे यक हरफी जो है वो उसका हर किस्त का नाम हो। मिसाल के तौर पर एक किस्त है या तीन किस्तें हैं जो कि तकसीम पे हैं, ठीक, एक किस्त होगी जो, या दो किस्तें होंगी मोहब्बत पे, दो किस्तें होंगी शोहरत पे, ठीक है, आप समझ, एक यकरफी वो नाम होगा, और उस पे एक या दो किस्तें होंगी। अब आप सोच नहीं सकते कि एक बंदा जो कि पूरा अहद है, जब वो शोहरत पे बोलता है तो फिर आप सोचिए कि वो शोहरत कैसे डसती है, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे बड़े लोग जिनका हमें आइडिया नहीं था कि अंजाम क्या हुआ और क्यों हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक 80 साल या 80 साल से भी, यानी 86 साल 85 साल का जो तजर्बा है, किसका, एक ज़हीन फर्द का, वो तजर्बा अगर किसी टीनेजर या जो हमारे बच्चे हैं या नई नस्ल है, वो अगर वो सुनती है, तो आप इमेजिन ना कि उनको कैसा मल्टीप्लायर लगता है कि अगर वो इतनी बड़ी दानिश जो है इस उम्र में सुन लेंगे, तो यकीनन आने वाले वक्तों में ज्यादा बेहतर होगा अकली वाले। अच्छा वकार भाई, हमने कुछ विजुअल्स में देखा, एक खातून भी सेट के ऊपर हमें कोई नजर आ रही हैं, और वो बहुत मिस्ट्री सी है, म्यूजिक भी बड़ा, हमने प्रोमोज और उस पे देखा, वो क्या है? नहीं, वो तो मैं अगेन फिर आपने मुझे मुखबर के तौर पे बुला लिया ना कि आपने मुखबरी क्या, मैं मुखबरी इसलिए नहीं कर सकता कि वो यही कह रहा था ना कि तारड़ साहब की मुखबरी करना, फिर उसका अंजाम का भी आपको आइडिया हो सकता है। वो खातून बाकायदा झांकती नजर आती है। देखिए, मैंने कहा ना कि वो सेट है,
ठीक है, उस सेट के अंदर मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया है कि वो जो कशकौल है उसकी मानवीयत क्या है, ठीक है, तो उससे आइडिया लगा लें कि हर चीज हर जो सेट के अंदर है उसकी कोई ना कोई मानवीयत है। और ये तारड़ साहब की अपने तख्लीकी ज़हन की एक पैदावार है कि वो जो नीम, तारड़ साहब का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, चलो मैं आपको इशारा दे देता हूँ। तारड़ साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि मजहब और मोहब्बत दोनों दरे नीम वाह है, ठीक है, कि आध खुले दरवाजे हैं जिसमें आधा तो कुछ नजर आ रहा होता है, आधे का कोई पता नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। तो मजहब और मोहब्बत दोनों दरे नीम वाह हैं। ये भी आपको देख रहे हैं कि इन विजुअल्स में भी आपको एक दरे नीम वाह नजर आ रहा है और बाकी तो उस पर अभी फिलहाल रहने दें, अनखुला अधखुला, ठीक है, जबरदस्त है। क्या मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग, और अगर मैं बिलखुसूस वैसे तो तारड़ साहब की जो तहरीरें हैं वो सबसे ही रिलेट करते हैं क्योंकि सफ़र से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है मेरे ख्याल में जानने की वो यूथ को है, जो यंगस्टर्स हैं जिनका जिक्र आप भी करें, उनके लिए क्या है कारवां सराय के अंदर, हमारी यूथ के लिए? हमारी यूथ जो है ना, अभी हमारा जो चेंज आया ना ओवरऑल, वो चेंज आया है कि हमने कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना शुरू कर दिया। यानी अब हमें हर चीज़ जो है, जिस तरह एक टेलीविजन ऐड में होता है ना कि आपको एक फ़ौरन 30 सेकंड में आपको हल मिल जाता है, अभी हमें हर चीज़ का बहुत फौरी तौर पे हल चाहिए उसकी। जिस तरह अभी फेसबुक पे रील आ गई है या टिकटॉक, तो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो टोटल उस साइड पे चलेगी कि हर चीज़ का एक कंफर्टेबल किस्म का सलूशन होना चाहिए। इंसानी दिमाग इस तरह नहीं होते, मतलब कम्प्लेक्सिटी आपको देखनी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है और फिर उस कम्प्लेक्सिटी में से कुछ चीज़ निकलती है। जैसे एक नावल है तो एक है तो मुश्किल, यानी जिस जो लिख रहा है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए भी एक पूरी दिक्कत है ना इतने मोटे मोटे नावल पढ़ना, लेकिन उस पूरी कम्प्लेक्सिटी से आप गुजरेंगे तो उसका एक खास रिवॉर्ड है। तारड़ साहब ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो एक सेल्फ मेड कम्प्लेक्सिटीज से लड़ती हुई गुजरी है, बाकायदा कम्प्लेक्सिटीज के साथ। तो उनके अंदर वो वाली खूबसूरती, वो वाला चार्म जो नेचर फिर तोहफे में देती है इंसान को, वो उनके अंदर मौजूद है। तो वो मेरे ख्याल है कि नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ी खूबसूरत बात ये होगी कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी कम्प्लेक्सिटीज़ को देख के फिर जो नतायज किए, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में वो बिल्कुल हतमियत के शिकार हो जाएंगे, हतमी के तौर पे कि इन कम्प्लेक्सिटी से गुजरे के बगैर मुस्तनसर हुसैन तारड़ नहीं बना जा सकता। ठीक है, और चलें, हम बहुत कुछ तो आपने बता दिया बतौर मुखबिर, कुछ हम ऑडियंस के लिए क्यूरियोसिटी रहने देते हैं। इन दी एंड लास्ट 30 सेकंड्स कुछ आप कारवां सराय के हवाले से ऐड करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के लिए? मेरा ख्याल है कि इसकी एक शेल्फ लाइफ, मतलब मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारी पूरी टीम के लिए, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए, एवरीबडी। इसकी वजह यह है कि कभी भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं जो किसी किताब या फिल्म की शक्ल में या इवन टेलीविजन के अंदर कोई ऐसा काम जिसकी शेल्फ लाइफ हो, मुझे पता है कि तारड़ साहब के साथ जो हमने ये कारवां सराय किया है ये 100 साल बाद भी रेलेवेंट है। उस वक्त का बंदा भी इसको उस वक्त की किसी यूट्यूब में या कहीं सर्च करके वो उस वक्त भी रहनुमाई ले रहा होगा। तो इस हवाले से इसकी जो एक लंबी उम्र है, और दूसरा ये है कि अगर हम टेलीविजन से या मामलात से अमूमन हम समझते हैं कि उम्र सोसाइटी में उकताए होते हैं कि यार ये क्या हर वक्त स्ट्रेस है, सारा कुछ है, उससे हट के तो जो लोगों का गिला होता है टेलीविजन के साथ मॉडर्न कि उस तरह का कंटेंट नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है कि ये वो कंटेंट। फरवी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस और हमें बताने के लिए। कारवां सराय, बहुत एक्साइटमेंट हमारी बढ़ गई है। इतवार शाम 7 बजे आप देखेंगे, कुछ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने विश किया है तारड़ साहब को। वो खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है और कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने उनको बेस्ट विशेस भेजी हैं। इसमें पोएट गुलजार साहब भी शामिल हैं और दीगर भी कुछ बेस्ट विशेस। हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले ज़रा वो नेक तमन्नाएं हमारी तरफ से तो हैं ही तारड़ साहब के लिए, कारवां सराय के लिए उनकी तरफ से भी हैं। सुनिए और फिर हम वापस आते हैं। मेरे मेहरबान मोहतरम मस्तनसर साहब, अब मुझे सही नहीं मालूम कि मैं आप किस तरह से आपका नाम लूँ, यही अच्छा लग रहा है। मुस्तनसर जी, आपने अपनी महफिल में मुझे शामिल कर लिया, आवाज दे ली, बहुत मशहूर हूँ आपका। तारड़ साहब जैसा एक महान, कहते ना किसी गांव में किसी छोटी जगह पे कोई जहाज लैंड कर जाए, हेलीकॉप्टर उतर जाए तो लोग भागते हैं मट्टी में कि जहाज को करीब से देखें। तो सच अ बिग राइटर, एक्टर, ट्रैवलर, नाउ यू कैन कॉल हिम फिलोसोफर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और एक्सप्रेस न्यूज पर आने वाला प्रोग्राम कारवां सराय नई नस्ल के लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखेगा। बड़ी खुशाइन बात है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ एक कारवां सराय के नाम से लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम, और इसमें जो कहानियां होंगी यकीनन लोगों की दिलचस्पी का सबब बनेगी। एक्सप्रेस न्यूज पर आने वाला प्रोग्राम कारवां सराय तारड़ साहब की यादों पर मुश्तमिल एक दिलकश तस्वीर है।
तारड़ साहब बरे सगीर के एक अजीम दास्तान गो हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की आवारगियों की दास्तानें सुनने को मिलेंगी एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कारवां सराय में। तारड़ साहब हमारे अहद के बहुत बड़े दास्तान गो हैं, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। नाम ही काफी है, मेरे कहने या ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। यकीनन उनका नया प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज पे कारवां सराय आप सब लोग देख रहे होंगे, मैं भी यकीनन देख रहा हूँगा, इसलिए मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मुस्तनसर भाई का प्रोग्राम एक्सप्रेस पर आने वाला है, खुशबख्ती है हमारी कि हम वो देख पाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत इंतज़ार रहेगा। मुस्तनसर भाई ने तो आज तक जो भी काम किया माशाल्लाह लाजवाब किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हमारे मुल्क का एसेट है और हमारे पास बदकिस्मती से बैकअप नहीं है इनका। ये एक लेजेंड है और सबसे जो इनकी खुसूसियत है कि ये हमेशा सच बोलते हैं और अल्लाह ताला ने सच की जीत रखी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मुस्तनसर साहब, हम आपके शागिर्दों में से हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, असतज़ा हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब मेरे मुल्क के एक लिविंग लेजेंड है। उनकी प्रोफाइल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है, उनकी दानिश्वर है, लिखारी हैं। वड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वेड़े वड़ मेरे पावे तू जाने न जान वेड़े वड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान राजे जया मैनू होर न कोई ढूंढा जंगल बेदारोई ढूंढा जंगल बेदारोई ढूंढा मैं सारा जहान वेड़े वड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वेड़े वड़ मेरे। जबरदस्त सूरत। हमारे साथ वकास हैदर मौजूद है, बड़े ही ज़बरदस्त सिंगर हैं। वकास को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, चूँकि हम पहले भी मैंने कुछ शोज़ इनके साथ करने का इत्तेफाक हुआ। वकास की जो आवाज़ है, इनके जो सुर हैं, उनका ताल्लुक भी इसी तरह से है, और जिस तरह से म्यूज़िक को लेके आगे चल रहे हैं। वकास खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। वकास, देखने वालों को ज़रा बताएं, आपका ये जो म्यूज़िकल जर्नी है, ये सफ़र कब से शुरू है और कहाँ तक पहुँचा है? ये अभी तक शुरू है। 8 साल की एज से मैं गाना गा रहा हूँ कुछ मुख्तलिफ चैनलों पे स्ट्रगल करते करते अभी तक माशाल्लाह चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा चल रहा है। और यही गाते हैं अब जो सूफी, क्योंकि आपकी आवाज़ को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है ये। हाँ जी, सूफी ज़्यादा गाते हैं। किस तरह का ज़्यादा म्यूज़िक आप पसंद भी? राहत फ़तेह अली खान साहब के जितने सॉन्ग हैं मैं ज़्यादा उनको गाता हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को गाना। अच्छा, तो आज तो राहत फ़तेह अली खान साहब की सालगिरह भी है, तो अभी सुनाते हैं उनको। चलिए उनको विश करें कुछ गा के। ये वो क्लिप हमने राहत भाई को भेजना है फिर प्लीज़ जी। जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझा
वाकी ना तेरे बाजो लगे दाजी मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजो कलिया रह के रोंदे नैन निमाणे तेरे बिना किवें करा दूर उदासी दिल बेकरार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझा वाकी ना तेरे बाजो लगे दाजी। वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जबरदस्त। तो वकास ये बताएं, ये तो आपने उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का गाना गाया क्योंकि आज उनकी सालगिरह भी है, वकास ने अपने तौर पे गा के उनको विश कर दिया, लेकिन वकास अपने गाने और अपना म्यूजिक किस तरह से कंटिन्यू कर रहे हो, या अभी तक कितने गाने अपने कोई किया है सोलो या अभी मैंने किए हैं 3-4 सॉन्ग अपने, ठीक है, उनका इंशाल्लाह वीडियो आ रहा है, सही है, तो लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो किस टाइप का म्यूजिक है जो कर रहे हैं आप? वो मैंने सैड सॉन्ग किए हैं। सैड क्यों? आपकी आवाज में भी वो चीज सैडनेस और गाने भी सैड क्यों? बहुत बड़ा दुख है कोई? नहीं इतनी ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे एक सैड म्यूजिक लोग पसंद ज्यादा करते हैं, हमारे यहाँ लोग ज्यादा। तो आपका फोकस नॉर्मली क्या, ये जो मतलब आपका जो साउंड है लगता है इट्स अ बिग साउंड, लाउड है, पंजाब साउथ टाइप का और सूफी टाइप का, तो आपके गाने भी वैसे ही हैं? ऐसे ही। खुद लिखे हैं? जी नहीं, खुद नहीं लिखे। मैंने एक कोशिश की है, एक सूफी एसएम सादक साहब से लिखवाने की कोशिश की है, उनसे मेरी बात चल रही है, और एक जो मैंने लिखवाया वो अहमद अनीस साहब ने एक लिख कर दिया था मुझे पहले ही, वो अब नहीं है इस दुनिया में। अच्छा जिनका ये गाना था मैं तेने समझावा की, बहुत से उनके एक सॉन्ग सारे अली बग्गा जी जो गाते हैं, कुछ उनके लिखे हुए गाते हैं, तो मैंने उनसे एक लिखवा लिया था पहले, ठीक है, तो उनके एक जो लिखा हुआ सॉन्ग है उसको मैंने कंपोजिशन खुद की है। तो ऐसा कौन सा गाना है जो आप किसी फंक्शन वगैरह में जाएं या कहीं परफॉर्म करें आजकल तो जो आपने लाजमी गाना है, जो लोग आपसे कहते हैं कि भाई ये लाजमी गाइए, या सुना होता है ना एक सिंगर की एक वजह शोहरत बन जाती है एक चीज, या दोस्तों के अंदर भी यार ये वाला गाना सुना दो हमें? दोस्तों में मुझसे दोस्त लोग सुनते हैं, वो है अल्लाह देता लूना जी, अच्छा, नदीम अब्बास साहब के, वो तो बहुत मुश्किल गाने हैं। हाँ। उनका एक टप्पे माइये टाइप जो वो स्टाइल, ठीक है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है। अल्लाह मुल्क तो सोनी अख दिती है दिठी कर पर मेर वफादी, ऐस अख विच कितने दिल आबाद होवे खैर हजूर निगाह दी। वाह जी वाह। अखा तिरछियां वेख के मार घटे नए, हई मौत इबरार दे भादी, जेड़ी पैरा हेठ लुतार छुड़े नए, ए भी हई मखलूक खुदा दी। वाह वाह क्या शायरी है भाई। चूरी सजना दे कहा जोगी, ओह जिदा लोकी मेरा देवर, शाला रवा मैं ना जोगी। वाह जी वाह क्या बात है। मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा, बोले चीची विच सजना दा छला, कि तेरी हुंदी मैं मर जा, कि तेरी हुंदी मैं मर जा, तेनू कुछ भी ना होवे खैरी सल्ला, मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा। वाह जी वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त। तेरे नाल है जिंदड़ी मेरी,
हनेरा तेरे नाल है जिंदड़ी मेरी तेरे बाज हनेरा लोकी तक दे चन दे वल्ले मैं वेखा मुख तेरा लोकी तक दे चन दे वल्ले मैं वेखा मुख तेरा मैं जिन्नी देर वेखना लवा मैं जिन्नी देर वेखना लवा होवे दिल नू जरा ना तसल्ला कि तेरी हुंदी मैं मर जा कि तेरी हुंदी मैं मर जा तेनू कुछ भी ना होवे खैरी सल्ला मैं छम छम नचदी फिरा वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कुछ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। भाई आज से नॉकआउट मरहला उसका शुरू हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त क्वार्टर फाइनल मैचेस है और अब शायकीन के सबके ब्लड प्रेशर्स हाई होने वाले हैं आई बिलीव, और बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए इसको एब्जॉर्ब करना। लेकिन इससे पहले कि हम फिक्सचर्स की बात करें, फिक्सचर पे हम नहीं जाते, वी हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सबसे पहले उस पर हम बात कर लेते हैं अमला, एंड दैट इज अबाउट फीफा फुटबॉल की जो तारीख है, इस पर अपनी कैनवस पेंटिंग ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। इसको एग्जिबिट किया गया कतर यूनिवर्सिटी में, इस पेंटिंग को रखा गया है। फीफा फुटबॉल के जो शायकीन हैं उनके लिए कतर यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस आर्ट पेंटिंग जो कि आपको नजर भी आ रही है, इसको रखा गया, उनको दिखाया गया है। इसको शामिल करने के लिए जो कतर यूनिवर्सिटी है इसमें एक तकरीब हुई जिसका अहवाल भी आप देख रहे हैं। इसमें मुसव्विर अम्माद सोलिही, वजीर सकाफत जो कतर के हैं अब्दुर्रहमान बिन हमद अत्थानी, और कतर नेशनल लाइब्रेरी के जो सदर हैं हमाद बिन अब्दुल अजीज अल कवारी, वो भी शरीक हुए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे ने इस रिकॉर्ड का फैसला किया और ये कैनवस आर्ट बनाने में 5 महीने लग गए। इसको बनाने के लिए 3000 लीटर पेंट इस्तेमाल किया गया, जबकि 150 ब्रश इस्तेमाल किए गए अमलासन इस पेंटिंग को बनाने के लिए। इट लुक्स इमैक्युलेट, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा जी, ये तो हमने आपको इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से बता दिया, लेकिन दूसरी जानिब कभी कभी जब आप प्लेयर्स अपनी जान पे खेल के कुछ कैचेस को पकड़ते हैं तो उसका कुछ नुकसान भी हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ श्रीलंकन प्रीमियर लीग, जहाँ पर श्रीलंका फील्डर जो है, इनका नाम क्या है भाई, बड़ा मुश्किल नाम है। अच्छा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फियर रहा, इवन जब हम टेप बॉल से भी खेलते थे, I'm not a good, I'm a bad cricketer, सबसे बड़ा फियर रहा है कि कहीं मुंह पे बॉल ना लगे, और यही हुआ इनके साथ। लुक एट इट, मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर जितनी भी मैंने खतरनाकियां की हैं, ये दिस इज द वर्स्ट। इनके दांतों के ऊपर ये बॉल लगा के कैच पकड़ते पकड़ते इनके आगे के 4 दांत टूट गए, इनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन वो कैच लेने में कामयाब हुए, लेकिन कैच के बदले उन्होंने अपने दांत गंवा दिए। और ये सबसे हॉरिबल था, ये आप देख सकते हैं कि कैच पकड़ते पकड़ते उनके दांतों पे लगा और वो खासे इंजर्ड हो गए। मतलब मुझे देख के दर्द हो रही है भाई, मतलब मुझे देख के कुछ हुआ है। 4 दांत, और आप जैसे नॉर्मल एक शॉट भी आती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है, ये हार्ड बॉल होती है, हाथ पे लग जाए तो इमेजिन के ऊपर से कितनी स्पीड से नीचे आ रही है। एंड आई थिंक मिस्टर रत्ने, मे यू गेट वेल सून, दो ही वाज फाइन, हम देख रहे थे उनको और उनका बड़ा हौसला है भाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैच नहीं छोड़ा। और एक हम है यहाँ पे परिंदे पकड़ रहे हैं, सोच ही रही हूँ देख के कि बेचारे के साथ हुई क्या है, लेकिन स्टिल भाई गेट वेल सून, और अल्लाह करे ऐसी। चले हम आगे बढ़ लेते हैं। कुछ गूगल के बड़े चर्चे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं सर्चेस पाकिस्तानी क्या करें, तो गूगल की मकबूल तरीन सर्चेस में आज भी हमारे पास एक स्टोरी एंड दी है, उनको विश कर चुके। हम चाहते थे राहत साहब हमारे शो में भी आए, लेकिन वक्त नहीं मिला हमें उन्हें, और वो हमें शो में ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन आज उनकी 48 बर्थडे है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मौसीकार घराने से ताल्लुक है, बेहतरीन प्लेबैक सिंगर हैं, पाकिस्तानी म्यूजिक को बहुत जगहों पे इंट्रोड्यूस करवाया। 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से मौसीकी के शोबे में PhD की है। तो वी लाइक टू विश डॉक्टर राहत फतेह अली खान साहब वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे। सो आज और ये बर्थडे हमने सोचा इनको विश किया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अब आपसे हम कल नहीं मिलेंगे, हम आपसे मंडे को मिलेंगे। कल और परसों हमारी और आपकी दोनों की। डोंट फॉरगेट टू वॉच कारवान सराय संडे 7 PM। 7 PM। अल्लाह हाफिज।